प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं इस व्याख्यान में अर्थशास्त्र के उद्गम और इसकी दोनों शाखाओं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के उदय और उनके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने अर्थशास्त्र के उद्गम से लेकर वर्तमान तक के सफ़र को विस्तार से बताया था। आप उस वीडियो को भी अच्छी तरह से देख सकते हैं, जिससे इसकी पृष्ठभूमि अच्छी तरह से समझ सकते हैं। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी इस वर्ष समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। प्रथम वर्ष में वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करके आए हैं। फिर भी अर्थशास्त्र के इन दोनों शाखाओं को विस्तार से जानने के लिए संक्षिप्त रूप में इस व्याख्यान को समझना आवश्यक है। अर्थशास्त्र के इन दोनों शाखाओं को समझने के लिए अर्थशास्त्र की पृष्ठभूमि को समझना भी आवश्यक है। इसलिए मैं यह व्याख्यान अर्थशास्त्र की पृष्ठभूमि से आरंभ कर रहा हूँ। सन 1776 से पूर्व अर्थशास्त्र का कोई स्वतंत्र वजूद नहीं था। यह कभी धर्म के साथ, तो कभी राजनीति के साथ, तो कभी अन्य विषयों या अनेक क्षेत्रों या बिखरे हुए सिद्धांतों और नियमों के रूप में रहा है, जैसे प्रकृतिवादियों के विचार, वणिकवादियों के विचार आदि। यद्यपि आर्थिक गतिविधियां और आर्थिक क्रियाकलाप तो मानव सभ्यता के आरंभ से ही चली आ रही है, लेकिन ये क्रियाकलाप और आर्थिक गतिविधियों का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अनुभव, साथ में कार्य करते हुए या शब्दों के रूप में और फिर लिखकर शास्त्रों के रूप में भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हुए। लेकिन 1776 से पूर्व अर्थशास्त्र का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा है। सन 1776 में एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम एन इनक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे संक्षिप्त में हम वेल्थ ऑफ नेशंस कहते हैं और जिसे हिंदी में राष्ट्रों का धन कहकर पुकारा जाता है, लिखी। और इस पुस्तक ने अर्थशास्त्र को स्वतंत्र वजूद दिलाने की कोशिश की। यह कोशिश अर्थशास्त्र का स्वतंत्र अस्तित्व में आने का पहला प्रयास था और यह प्रयास एडम स्मिथ द्वारा किया गया। इसी कारण एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। 1776 से लेकर अब तक के सफ़र में अर्थशास्त्र ने अनेक उतार चढ़ाव झेले हैं और अनेक परिस्थितियों से गुजरकर वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया है। 1776 से लेकर अब तक के सफ़र में अर्थशास्त्र की मुख्य रूप से 4 परिभाषाएं प्रचलित है। पहली परिभाषा एडम स्मिथ द्वारा दी गई थी और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा इसका समर्थन किया गया था, जो कि धन के विज्ञान के रूप में प्रचलित है। दूसरी परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दी गई, जो 19वीं सदी के अंत में प्रतिपादित हुई थी। चूंकि उससे पूर्व की प्रतिपादित परिभाषा धन का विज्ञान कई आलोचनाओं का शिकार हुई, जिसमें मुख्य थी कि यह रोटी के टुकड़ों का अध्ययन है या फिर यह अर्थात अर्थशास्त्र कुबेर का अध्ययन है। अर्थशास्त्र अलग विषय के रूप में होते हुए भी गर्त में जा रहा था, जिसे अल्फ्रेड मार्शल ने पुनः सम्मानित स्थान प्रदान किया और तभी से अर्थशास्त्र वास्तव में एक अलग विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा
और प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के मूल तत्व के रूप में इसको अलग पहचान मिली। मार्शल की परिभाषा थी कि अर्थशास्त्र न केवल धन का अध्ययन करता है बल्कि उससे भी ऊपर धन का उपयोग किस प्रकार से किया जाए जिससे आर्थिक कल्याण हो, मानव के भौतिक कल्याण में वृद्धि हो। अर्थात अर्थशास्त्र न केवल धन का अध्ययन करता है बल्कि उससे भी ऊपर मानव के आर्थिक कल्याण का अध्ययन करता है। धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए पैदा हुआ है। अतः अर्थशास्त्र हमें ये सिखाती है कि धन का उपयोग किस प्रकार से किया जाए जिससे मानव के भौतिक कल्याण में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। उसके पश्चात 1932 में प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की एक नई परिभाषा दी जो पूर्व में प्रतिपादित दोनों परिभाषाओं से बिल्कुल भिन्न है और यह अर्थशास्त्र को एक नए रूप में प्रतिपादित करती है, नए रूप में परिभाषित करती है। और परिभाषा इस प्रकार है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है और उन्हें पूरा करने के लिए साधन सीमित है, दुर्लभ है, लेकिन इन दुर्लभ साधनों का वैकल्पिक उपयोग हो सकता है। तो अर्थशास्त्र हमें यह सिखाती है, अर्थशास्त्र यह अध्ययन करती है कि हम अपनी अनंत आवश्यकताओं, असीमित आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर चयन करते हुए इन सीमित या दुर्लभ साधनों का इस प्रकार आवंटन करें क्योंकि यह वैकल्पिक उपयोगों में लिए जा सकते हैं। इसलिए इन अनंत आवश्यकताओं में से प्राथमिकता के आधार पर तय करते हुए आवश्यकताओं को, तीव्र प्राथमिकता वाला आवश्यकताओं को पहले पूरा किया जाए और इन उपलब्ध दुर्लभ संसाधनों का आवंटन किया जाए। अर्थात मनुष्य की अनंत आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर दुर्लभ साधनों के जो कि वैकल्पिक उपयोगों वाले हैं उनका आवंटन करते हुए अपनी तीव्र आवश्यकताओं को किस प्रकार से संतुष्ट किया जा सके, अर्थशास्त्र इसका अध्ययन करता है। 20वीं सदी के मध्य तक आते आते अनेक परिवर्तन हुए और अर्थशास्त्र का क्षेत्र भी विस्तारित हुआ और विकसित हुआ, जिसके कारण और इसके साथ भी अनेक और दूसरे कारण रहे, जैसे अनेक वैश्विक घटनाएं हुई जिसके चलते प्रत्येक देश विकास की राह चुनने लगा और यहीं से अर्थशास्त्र की एक नई परिभाषा सैमुअलसन द्वारा दी गई जिसे हम विकास केंद्रित परिभाषा कहते हैं, जो ये कहती है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने पास उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार आवंटन किया जाना चाहिए जिससे उसकी वर्तमान समस्याओं अर्थात वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी उनको संरक्षित करके रखा जा सकते, चाहे राष्ट्र हो, व्यक्ति हो या फिर हाउस होल्ड हो या कोई फर्म हो, उद्योग हो। सभी को अपनी उपलब्ध संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए, उनका आवंटन इस प्रकार करे वो कि वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी उन्हें बचा के रखा जा सके। यह परिभाषा न केवल स्थितिक थी बल्कि प्रायोगिक भी थी, क्योंकि वर्तमान के साथ भविष्य की भी बात करती है और अब तक की सबसे सर्वोत्तम परिभाषाओं में से एक ये मानी जाती है। अर्थात आधुनिक परिभाषा के रूप में सैमुअलसन की यह परिभाषा सर्वोपयुक्त है। यद्यपि कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसकी भी आलोचना की है और ये कहा है कि यह नई बोतल में पुरानी शराब भरने के बराबर है या समान है, क्योंकि इससे पूर्व दी गई परिभाषाएं कुछ ऐसी ही है, लेकिन इसको पुनः परिभाषित सैमुअलसन द्वारा किया गया है। चाहे कितनी भी आलोचना की जाए, लेकिन यह परिभाषा अब तक की सबसे उत्तम परिभाषा है। इस प्रकार हमने ये देखा कि अर्थशास्त्र 1776 से पूर्व
छिन्न भिन्न था, या यूं कहिए कि अलग अलग विषयों या अलग अलग क्षेत्रों या बिखरे हुए सिद्धांतों या नियमों के रूप में था, विचारों के रूप में था। लेकिन 1776 से यह नए रूप में आया, नए अस्तित्व में आया, स्वतंत्र वजूद प्राप्त हुआ इसे, और स्वतंत्र अस्तित्व दिलाने का श्रेय एडम स्मिथ को दिया जाता है। इसीलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। 1776 से लेकर अब तक इसकी 4 परिभाषाएं प्रचलित है, जिन्हें हम इन शीर्षकों में देख सकते हैं। पहला धन का विज्ञान के रूप में, जो कि एडम स्मिथ द्वारा दी गई और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा समर्थन किया गया। दूसरी परिभाषा कल्याण संबंधी परिभाषा, जो कि मार्शल द्वारा दी गई और कल्याणवादी या नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा इसका समर्थन किया गया। और तीसरी परिभाषा रॉबिन्स द्वारा दी गई, जो कि दुर्लभ साधनों के उपयोगों से अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति या संतुष्टि से संबंधित है। और चौथी परिभाषा विकास केंद्रित परिभाषा, जो कि सैमुअल्सन द्वारा दी गई, और यह सबसे अभी तक की सबसे उपयुक्त परिभाषा है और आधुनिक परिभाषा भी है। इस चर्चा से हमने एक और चीज़ देखी कि अर्थशास्त्र की समय के साथ में क्षेत्र व्यापक होता गया। उसके अनेक कारण रहे, चाहे मानव सभ्यता का विकास हो, मानव की आवश्यकताओं के विस्तार हो, उन्नति प्रगति की राह हो, विकास या वृद्धि की संकल्पनाएं हो, और इसके साथ ही और अनेक वैश्विक घटनाएं हो, और 1930 की महान मंदी हो। ये सब ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से अर्थशास्त्र का क्षेत्र और विकसित होता गया और इतना विस्तृत हो गया कि यहाँ तक आते आते यह माना जाने लगा कि अर्थशास्त्र अब केवल एक विषय के रूप में पढ़ना संभव नहीं है। इनको 2 शाखाओं में या भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित किया जाना चाहिए। पहली बार 1920 में रैगनर फिश ने कहीं इन दो शब्दों का प्रयोग किया था कि अर्थशास्त्र को अब 2 भागों में विभाजित कर अध्ययन करना चाहिए, और वो 2 भाग होने चाहिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। साथ ही अनेक विद्वानों ने भी इस बारे में चर्चा की और अर्थशास्त्र की 2 शाखाओं के बारे में, और किसी ने और अधिक शाखाओं के बारे में भी बताया, लेकिन मुख्य रूप से 2 शाखाओं के रूप में विभाजित करने की बात कही। लेकिन 2 जो शब्द थे, नाम माइक्रो और मैक्रो, ये कुछ ऐसे ही थे। दूसरे अर्थशास्त्रियों ने जो नाम सुझाए करीब करीब इसके समान ही थे या इसके समानांतर थे। लेकिन 1932-33 में रैगनर फिश ने अपने लेख में अर्थशास्त्र के इन 2 शाखाओं को व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में परिभाषित किया, और जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में जानते हैं। और रैगनर फिश के ही ये 2 शब्द थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन से संबंधित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र समूह या सामूहिक इकाइयों के अध्ययन से संबंधित है। इन्हें हम यूँ देख सकते हैं, यदि किसी बाग का अध्ययन करना हो, बाग मतलब बगीचे का, या फिर किसी वन का अध्ययन करना हो, तो यदि हम समूह का अध्ययन करें, उस बाग में लगे हुए सभी पेड़ों के संबंध में यदि हम अध्ययन करें, तो ये समष्टिगत अध्ययन कहलाएगा। और यदि हम उस बाग के अलग अलग पेड़ों का अध्ययन करें, अर्थात व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करें, अर्थात उस बाग में लगे पेड़ों का अलग अलग माप लेकर या उनके बारे में अध्ययन करें, तो यह व्यष्टिगत अध्ययन कहलाएगा। और इसी तरह से ये 2 अर्थशास्त्र की शाखाएं प्रचलित हुई, जिसमें व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन और समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत समूह या सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यद्यपि द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़कर आए हैं प्रथम वर्ष में, और भली भांति जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन कौन सी विषय सामग्री आती है या क्या पढ़ा जाता है, या व्यष्टिगत अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार पुनः इनको बताने जा रहा हूँ। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग का नियम, उपभोक्ता का व्यवहार, उपयोगिता विश्लेषण, उत्पादन फलन,
उत्पादन की लागतें, आर्थिक संतुलन, कीमत निर्धारण, बाजारों का स्वरूप, वितरण के सिद्धांत व साधन कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है और यह इसकी विशेष सामग्री है। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में अधिक व्यापक है। यद्यपि वर्तमान में समष्टि अर्थशास्त्र के और अंग अलग शाखाओं के रूप में उभर कर सामने आए हैं, जैसे लोक वित्त या राजस्व कहें, और मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित मौद्रिक और बैंकिंग अर्थशास्त्र कहें, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र कहें। ये सब समष्टि अर्थशास्त्र की से निकलकर अलग शाखाएं बन चुकी हैं। फिर भी समष्टि अर्थशास्त्र की जो मुख्य रूप से अध्ययन सामग्री है, विषय सामग्री है, वो इस प्रकार है। राष्ट्रीय आय और रोजगार का सिद्धांत, राष्ट्रीय उपभोग या उपभोग फलन, बचत व निवेश फलन, आर्थिक विकास और समृद्धि, आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत, मुद्रा बैंकिंग के सिद्धांत, सामान्य मूल्य स्तर मुद्रास्फीति के सिद्धांत, लोक वित्त या राजस्व, सार्वजनिक आय और व्यय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के सिद्धांत आदि। अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर को समझेंगे। यद्यपि अनेक विद्वानों ने इन दोनों शाखाओं में अंतर को भिन्न भिन्न बिंदुओं के रूप में समझाया है, लेकिन मैं मोटे तौर पर यहाँ पे 4 बिंदुओं के रूप में आपको बताने जा रहा हूँ। पहले बिंदु के रूप में हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र वैयक्तिक स्तर पर आर्थिक चरों, आर्थिक संबंधों या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है, जैसे व्यक्तिगत फर्म, घरेलू अथवा उपभोक्ता से संबंधित आर्थिक समस्या का अध्ययन, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर सामूहिक आर्थिक चरों, आर्थिक संबंधों या समग्र आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग, निवेश फलन, रोजगार के स्तर का अध्ययन। दूसरे बिंदु के रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं इसे। व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतया एक व्यक्तिगत फर्म या उद्योग के उत्पादन या कीमत निर्धारण से संबंधित अध्ययन है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समग्र उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर से के निर्धारण से संबंधित है। तीसरे बिंदु के रूप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं। व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत यह मान लिया जाता है कि समग्र अथवा समष्टिगत चर स्थिर है अथवा अपरिवर्तित है या दिए हुए हैं या पहले से तय हैं। यदि वो तय हैं तो तय रहते हुए वैयक्तिक आर्थिक चरों का निर्धारण कैसे किया जाए, या फर्म व उद्योग को क्या निर्णय लेना है, कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन कितनी कितनी मात्रा में करना है जिससे उनकी लागतें कम आएँ और लाभ भी अधिक प्राप्त हो। जबकि समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण में यह मान लिया जाता है कि व्यष्टिगत आर्थिक चरों का निर्धारण हो चुका है, वो पहले से तय है या फिर स्थिर है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यदि नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में समष्टिगत संतुलन की दशा क्या होगी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दिशा क्या होगी और किस दिशा में अग्रसर है या किस दिशा में अग्रसर होगी। चौथे बिंदु के रूप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं। व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण अपेक्षाकृत सरल हैं, लेकिन आधुनिक समय में इसका महत्व समष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में कम है, जबकि समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण अत्यंत जटिल होता जा रहा है तथा इसका महत्व और क्षेत्र भी दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। और चूँकि मैंने अभी कहा भी है कि समष्टिगत अर्थशास्त्र अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र के जो विषय सामग्री है, जो विषय क्षेत्र है, वो इतना व्यापक हो गया है कि उनकी भी अलग से शाखाएं निकल के आ गई है। लोक वित्त और राजस्व के रूप में हम पढ़ते हैं, मौद्रिक अर्थशास्त्र के रूप में हम पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के रूप में हम पढ़ते हैं। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने अर्थशास्त्र के उद्गम, इनकी 2 शाखाओं के उदय, इन दोनों का अर्थ, इनकी विषय सामग्री
और व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर को समझा। अगले व्याख्यान में, अगले वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और महत्व के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।